बीजेपी को जिससे भी झटका मिले बहुत ज़रूरी है और ये जो किया है मायावती जी ने बड़ा अच्छा किया है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, और अब तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का भी दुरुपयोग हो रहा है लोगों के सोशल मीडिया को बंद करने के लिए। सारे उमर खालिद के साथ खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हों? ये इस देश का बेटा है, उसके ने गलती नहीं की, अगर उसको सजा दे रहे हो, उसकी जमानत नहीं हो रही दे रहे, अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई बयान नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, ये नॉनसेंस है फिलहाल तो। अडानी एक दिन से पहले सरकारी अप्रूवर बन जाएगा इस देश के गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कहाँ जाएंगे ये भी जेल में ऐसे ही सड़ेंगे। आज की ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जो व्यवहार कर रही है, इनके प्रेशर में आके, हम तो कहता हूँ इन तीनों एजेंसी को इनका प्रेशर नहीं मानना चाहिए। आरएसएस से वो चाहते हैं किसी भी गंदे से गंदे तरीके से किसी को मार के, किसी को जहर फैला के, रिश्वत दे के, वोट खरीद के, मशीन में गड़बड़ करके कुछ भी करो, सत्ता हासिल करो, क्योंकि हमारी जयंती मनने वाली है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। दिल से ख़त्म हो गए लोग, बीजेपी के लोग, सीतारमन के हस्बैंड ने, कि एक तरह से उसका मतलब ये था, इतना फ्रॉड, इतना घटिया, इतना झूठा, इतना मक्कार देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिस तरीके से ग्राफ बदला है और उन लोगों को खास तौर पर तमाचा लगा है, करारा तमाचा, जो मायावती को और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए हैं बीएसपी की तरफ से, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, पसीने छुड़ा दिए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलराज सिंह मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। कानूनी समझ के साथ इनकी पॉलिटिकल पकड़ भी बहुत अच्छी है। सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे गए हैं वो बीजेपी को बहुत झटका दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वोटर्स जो हैं वो बट जाएंगे और ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन का सबब हो गया है। देखो, अच्छा है बीजेपी को जिससे भी झटका मिले बहुत ज़रूरी है। पूरा देश चाहता है कि सारी की सारी ओपोनेंट पार्टियां बीजेपी को किसी न किसी तरह से झटका दें और ताकि देश में सत्ता परिवर्तन हो। और ये जो किया है मायावती जी ने बड़ा अच्छा किया है। तमाचा उनको भी लगा है, जो बी टीम कहते थे बीजेपी को कि बी टीम है बीएसपी, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उन्हें भी करारा तमाचा लगा है। हाँ, मेरे को ये लगता है बदनाम करने की कोशिश नहीं थी। जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं वो मायावती जी से चाहते थे कि वो मुखर आवाज़ में सत्ता का विरोध करे, क्योंकि इस वक्त सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हर कानून कायदे का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों की बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना करता है, जो कि लोगों का अधिकार है, उस पर भी वो चोट पहुंचा रहे हैं और उन लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। देश में एक तरह से साइलेंस है, एक तरह से चुप्पी है। सरकारी कर्मचारी या सब लोग, छोटे व्यापारी या वो सब लोग जिसका कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से पाला पड़ता है, कोई भी लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। आप पूरे देश में देख लीजिए, इवन अपोजिशन के काफ़ी लीडर बोल नहीं रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई किसी बहाने से कानून का मिसयूज करके उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो कार्रवाइयाँ हों, अगर गलत कोई काम कर रहा है तो उसके लिए तो कानून है, मगर वो कार्रवाई एन इलेक्शन के सिर पे आने के बाद उस तरह की कार्रवाइयाँ तेज हुई हैं और मिसयूज हो रहा है तंत्र का। जो तंत्र देश की रक्षा के लिए है, जो देश को मजबूत बनाने के लिए है, उस तंत्र का आदमी, उसका जैसे चाकू को घर में सब्जी काटने के लिए लाते हैं, अगर उससे कोई मर्डर करे तो वो उसका मिसयूज है। इसी तरह से इस वक्त कानूनों का मिसयूज हो रहा है, सारी एजेंसीज़ का, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इवन चाहे सीबीआई हो, और अब तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का भी दुरुपयोग हो रहा है लोगों के सोशल मीडिया को बंद करने के लिए। ये सोशल मीडिया को बंद करना नहीं है, ये देश की जुबान को बंद करना है। इसका हिसाब किताब देश की जनता करेगी इन इलेक्शनों में। इसी वजह से लोग कह रहे थे कि मायावती जी कुछ खुल के बोल पाएँ, और उनसे उम्मीद भी करते थे देश के लोग, और आज भी करते हैं। अच्छा है, उन्होंने कम से कम अपने कैंडिडेट जिस तरह से उतारे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मदद मिलेगी। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, उनको उनका इलाज होगा। इसलिए ये अप्रिशिएबल है, ये सराहनीय काम है बीएसपी का और मायावती जी का। अगर देश के अलग अलग राज्यों में देखें और हालात जो सोशल मीडिया पर हमें दिख रहे हैं, जगह जगह से उम्मीदवार भगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार लाएंगे। नहीं, ये जगह तो कम, ये तो इतना इतना दबाव की वजह से, इतना दबाव की वजह से ही ये
हो रहा है सारा का सारा, इतना दबाव के बावजूद भी लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के एमपीओं का जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सब का विरोध हो रहा है। इससे तो ये पता चलता है कि इतना दबाव, इतने डर के बाद, इतनी धारा 44 के बाद, इतनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज करते हुए भी लोग इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट्स का। इससे पता चलता है कितना आक्रोश है जनता के अंदर, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। और आने वाले समय में जो जो इलेक्शन बढ़ेगा और जो जो ये इस तरह उसमें हताशा में और कार्रवाई करेंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। जब आदमी का विनाश होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो हर काम उल्टा करता है, वो लोगों को दबाना चाहता है, डराना चाहता है। और जितना अब लोगों को डराने दबाने की कोशिश करेंगे, आम जन उतना मुखर होकर सामने आएगा। बहुत विरोध है जनता में, अंदर से बहुत विरोध है। क्यों है ये विरोध जनता में? ये जो बुद्धि आई है कि विरोध करना है, भगाने वाली, इतनी गुस्सा कि लोग गांव में घुसने ही नहीं देते, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, अलग हो जाने के बाद भी उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। इतना गुस्सा कैसे आ गया एकदम से? इसीलिए है, जब जनता ये देखती है कि दूसरों को चोर कहने वाले, दूसरों को भ्रष्टाचारी कहने वाले खुद कितने भ्रष्टाचारी हैं, और न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश की सेवा करेंगे और देश में सुशासन लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब राम भी जो नाटक का राम जो है, यानी एक तरह से कलयुग का राम जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो कैसे एक अरुण गोविल की बात कर रहे हैं। यस, वो राम की फोटो लेके घूम रहा है गली गली में, और इलेक्शन कमीशन भी चुप है। इससे पता चलता है इलेक्शन कमीशन नाम की देश में चीज़ बची नहीं है। अब तो जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, जैसे कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी ना करे, वो सबसे बड़ा अपराधी है देश का। ये अपराधी लोग हैं। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे दूसरे इलेक्शन कमीशन हो, सब लोग वो अपराधी हैं इस वक्त, जो देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या इस सत्ता में जो लोग बैठे हैं इनको जिताने के लिए, इनके एजेंडे को सेट करने के लिए इनकी बदमाशी में शामिल हो रहे हैं। उन सब को इससे बचना चाहिए। और देश की जनता इस बार खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। अपोजिशन में कोई नहीं है, अपोजिशन में है देश की जनता। और देश की जनता जब खड़ी हो जाती है सत्ता में, चाहे कोई भी हो, उसकी ऐसी तैसी करके छोड़ती है, और उसका इलाज भरपूर होगा इस बार। एक और इसी से सवाल होता है कि अगर हम टीवी अखबारों की बात कर लें, इस वक्त हालात यही हैं कि मोदी की महिमा मंडन होती है, मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। टीवी अखबार अभी भी 400 पार सीटें जिता रही हैं भाजपा को, बीजेपी को दे रही है। फिर जनता को ये सब कुछ कहाँ से पता चल गया, इसकी सच्चाई जो जनता अभी भगाना शुरू कर चुकी है इनको? जनता भगाना शुरू कर चुकी है। इन चैनलों को कोई देख नहीं रहा, और सोशल मीडिया को लोग देख रहे हैं, जो एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच आदमियों की टीम काम कर रही है, उनको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। लोगों का भरोसा उन पे है। लोग देश पे भरोसा करे, प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करे, टीवी पे भरोसा क्यों करे भाई? देश कोई गुलाम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करे, या किसी पीएम, सीएम या राष्ट्रपति पे भरोसा करे, या किसी अखबारों पे भरोसा करे, ईडी, इनकम टैक्स और इन पे करे। नो, इनको लोग चलाते हैं। अगर वो लोग घटिया हैं, घटिया मानसिकता के लोग हैं, और वो लोग कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, और लोगों के फंडामेंटल राइट की कदर नहीं कर रहे, तो इन संस्थाओं पे भरोसा अपने आप ही टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। कोई जनता बंधक नहीं है संस्थाओं की। संस्थाएं जनता के लिए हैं, जनता द्वारा बनाई गई हैं। ये कोई संस्थाएं जनता के सिर पे बैठने के लिए नहीं है। इनको जनता के अनुरूप काम करना है, और जनता के अनुरूप काम का मतलब है संविधान के अनुरूप काम करना है, संविधान को बचा के रखना है, और प्रियम्बल की भावनाओं के हिसाब से देश को आगे बढ़ाना है। अगर उसमें ये नहीं करेंगे तो इन संस्थाओं पे भी खूब प्रश्न उठाने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक देश को डराया जाता रहा कि कुछ भी बोलने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, और कोर्टों में बदमाशी होती रहे और जनता चुप रहे। जनता तो मालिक है। कोर्टों की भी कोई कोर्ट इस देश में है, वो सबसे बड़ी कोर्ट है देश की जनता की कोर्ट। इसीलिए जनता को किसी भी तरीके से बोलने से रोका ना जाए। अगर तुम सही काम कर रहे हो तो तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं, जैसे चंद्रचूड़ सीजीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने ये बात सही कही। अगर हम सही काम करेंगे, हमारी जजमेंट बोलेगी। हमें अननेसेसरी, बहुत सारे अच्छे जजों ने इस देश में कहा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार लोगों के सिर पे लटकाने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग काम करते हैं। ये एक तरह से बदले की भावना है। जिस तरह से सरकार के खिलाफ बोलने से अब ईडी
इनकम टैक्स और सीबीआई के कितने सारा दुरुपयोग हो रहा है पॉलिटिकल लोगों के लिए। इन कानून बनाए थे किसी और पर्पज़ से, वो पर्पज़ छोड़ के इसको पॉलिटिकली मिसयूज किया जा रहा है। और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हैं कि देश इन पे पूरा भरोसा कर सके। ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब रही हैं अभी तक। यूएपीए हो या पीएमएलए हो, मूर्खता पार्लियामेंट से हो सकती है क्योंकि वो जज नहीं है, वो वकील नहीं है। वो कुछ गलत कानून पास कर सकते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कानून पास कर सकते हैं और सारी अफसरशाही उन्हीं के अंडर में काम करती है सरकार की, वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसलिए देश ने जिम्मेवारी दी हुई है कोर्टों को। तो कोर्टों में खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक कोर्ट है, उनकी ड्यूटी है कि गंदे और बेहुदे कानूनों को उसके अनुरूप बनाएं, लोगों के फंडामेंटल राइट के अनुरूप उनको अपहेल्ड रखें। किसी भी सूरत में लोगों के फंडामेंटल राइट दबे ना, लोगों को जीने की आज़ादी, लोगों की लिबर्टी, लोगों को बोलने की आज़ादी, ये किसी भी सूरत में कम नहीं हो। अगर कम हो रही हैं तो मैं एज एन एडवोकेट, मेरे जैसे बहुत सारे वकील सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहते हैं, इसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है। आज की अगर खबर की बात करें, आज ईद है और आज की सबसे बड़ी खबर एबीपी की पढ़ के बता देती हूँ। उमर खालिद ने झूठे नैरेटिव फैलाए हैं अभिनेताओं और राजनेताओं से मिलकर, उनके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। तो क्या ये काफ़ी है सिर्फ एक उनको एनएसए लगा देने? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बात कही है। इन लोगों पे तो दबाव होता है कि किसी भी तरह से कुछ भी करो, तुम इनकी जमानत नहीं हो। ये काम तो जज का है देखने का। जो भी जज है वो तो स्टोरी बनाएंगे प्रोसिक्यूशन वाले, क्योंकि सरकार का भी बहुत प्रेशर रहता है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी तो जज को करना है, जिम्मेवारी तो जज की है। ये लोग तो कुछ भी कहेंगे और ये कैसे रोक सकते हैं उमर खालिद को, उसके परिवार को, इस देश के लोगों को, नागरिकों को, इस देश के वकीलों को? कौन रोक सकता है? सरकार कैसे रोक सकती है? अरे भाई, संघर्ष कर रहे हैं के साथ अगर उमर खालिद के साथ अन्याय हो रहा है तो उमर खालिद के बिना भी सारे ऐसे लोग जो फंडामेंटल राइट के पक्ष में इस देश के लोग, वो सारे उमर खालिद के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हों? ये इस देश का बेटा है, उसके ने गलती नहीं की। अगर उसको सजा दे रहे हो, उसकी जमानत नहीं हो रही दे रहे, अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई बयान नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, ये नॉनसेंस है फिलहाल तो। हालांकि ये काम सारा कोर्टों का देखने का है, मगर इस तरह की खबरें फैला के झूठी और लोगों की ये साबित करना कि उनको सही जमानत नहीं मिली, वो जेल में पड़े रहें। तुम तो बोल सकते हो, सरकार बोल सकती है, सरकारी वकील कुछ भी अंट-संट बक सकते हैं, तो लोग नहीं बोल सकते क्या इस देश में? लोगों की भावना बड़ी अदालत है, कोर्टों से भी बड़ी है। अगर कोर्टों का फैसला लोगों को जस्टिफाई नहीं करता, उनको अच्छा नहीं लगता, तो 100% इसमें कोई दो राय नहीं, वो फैसला चाहे उसको संवैधानिक कहो आप या असंवैधानिक कहो, जो जनता को स्वीकार्य नहीं और जो जायज़ बात पूरी जनता के दिल को टच करती है, तो ऐसे सारे के सारे जो लोग हैं, और ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा, और अब पॉलिटिकल ओपोनेंट और गरीब समाज के लोग। सर्वे हमने किया, रिपोर्ट आती है, सब लोग गरीब लोग जेलों में बंद हैं। ये सारा ड्रामा चल रहा है इस देश का। कोई भी बच्चा ना आतंकवादी है ना नक्सलवादी है। जितने भी आतंकवादी नक्सलवादी हैं, ये समाज नहीं बल्कि सरकार का फेल्योर है। सरकार जब तानाशाही करती है, गलत कानून बनाती है, गलत कानूनों को थोपना चाहती है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, चंद लोगों के बेनिफिट के लिए लोगों के साथ अन्याय करती हैं, फार्मरों की ज़मीन सस्ते भाव पे, औने पौने भाव पे खरीदती है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अनुरूप फैसले दे देते हैं, तो जनता में आक्रोश तो होगा नेचुरली। और जो जिस बात के लिए उमर खालिद आवाज़ उठा रहा था, एक सही बात थी वो, हम सब उस बात के साथ हैं, देश के मेजॉरिटी उसके साथ है। धर्म के नाम पे इस देश को बांटने वाले होते कौन है? कानून भी धर्म के आधार पे बनाओगे, दैट इज़ नॉनसेंस इवन ऑन द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। वो गलत है, नॉनसेंस। धर्म की बात की आपने, आपको याद होगा कर्नाटक में बजरंगबली की जय के नारे लगे थे। अब वहीं कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ एक समुदाय ने, लिंगायत समुदाय जो कि बीजेपी का कोर वोटर हुआ करता था, अब उसने बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल समय जो है अब शुरू हो चुका है? इस बार जो आने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। इस देश की बहुत खूबसूरती है, जब जब तानाशाही बढ़ती है, जब तक बदमाश लोग, चाहे राजा के रूप में हो, चाहे नेताओं के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, जब जब बदमाशी की अति होती है, ये देश जाति धर्म को साइड लाइन करके
एक तरफ फेंक के इकट्ठा हो जाता है मानवता के लिए। इस देश की बहुत खूबी है, इसीलिए तो कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लोग समझ रहे हैं अब जो बदमाशी हो रही है, नाम राम राज्य का और काम रावण के भी से भी गंदे कर रहे हैं लोग। जो हरकतें कर रहे हैं, देश जिस तरह से डरा हुआ है, देश को जिस तरह से डराया हुआ है, आज ये सरकारी गवाह बना बना के अपोनेंट के नेताओं को पकड़ रहे हैं। यही लोग, इवन अडानी एक दिन से पहले सरकारी अप्रूवर बन जाएगा इस देश के गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। कहाँ जाएंगे ये भी जेल में ऐसे ही सड़ेंगे। हिम्मत नहीं अडानी में, जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं आज की ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जो व्यवहार कर रही है, इनके प्रेशर में आके। हम तो कहता हूँ इन तीनों एजेंसी को इनका प्रेशर नहीं मानना चाहिए और किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है एज एन एडवोकेट भी, सब एजेंसी के लोगों से, कर्मचारियों से, कि देश के साथ रहो, देश के भाई बहनों के साथ रहो और मिसयूज मत होने दो कानून को। किसी बदमाश मंत्री संतरी की मानने की जरूरत नहीं है गैरकानूनी बातें। तो इसीलिए अगर इसी तरह का आज का जो माहौल है, यही माहौल सत्ता दूसरी हो तो 1 मिनट से पहले, ये तो दूसरा क्या था वो रेड्डी तो कई दिनों में सरकारी गवाह बना, अडानी तो 1 ही दिन में हो जाएगा। वो इलाज जो किया, अडानी का इलाज कर देंगे, अंबानी का इलाज कर देंगे, 1 ही दिन में सरकारी गवाह बन जाएंगे। अमित शाह के खिलाफ, वित्त मंत्री के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कहाँ मुँह दिखाएंगे ये? इनको समझना चाहिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये नॉनसेंस ठीक नहीं है और ये पद की गरिमा भी खराब कर रहे हैं इस देश के गृह मंत्रालय की और प्राइम मिनिस्टर की। ये सारी एजेंसियाँ जो हैं उसके अंडर में हैं। जितना का यूएपीए है, ये क्या है, इसके अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर में। ये जो हरकतें ठीक नहीं हैं। देश का कोई बच्चा, देश का कोई नागरिक ना नक्सलवादी है ना आतंकवादी है। इनकी जो संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी शरारत है, पॉलिटिकल शरारत है। आतंकवादी और नक्सलवादी बनाने के पीछे सरकार और निरंकुश तानाशाह सरकार और अफसरशाही की जिम्मेवारी है। ये लोग जिम्मेवार हैं। अभी अगर बात कर ले बीजेपी की मुसीबतों की, तो लगातार एक के बाद एक कितनी सारी चीजें आ रही हैं। राजपूतों की बात कर ले, बीजेपी सवर्ण जातियों को तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है कि उन्हें बढ़ावा दी जाती है, और अब जो है वही सवर्ण जाति राजपूत का एक बड़ा तबका गुजरात और उत्तर प्रदेश में नाराज है और प्रचार किए जा रहे हैं बीजेपी हटाने के लिए। लगातार राजपूत सड़क पर आकर मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है तमाम कोशिशें हो रही हैं। तो इसको किस तरीके से बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग प्रोटेस्ट। उनकी आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही, वो समझ रहे हैं अपने दर्द, उनका जायज़ दर्द है कि जिस तरह से अपमान और जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ाने की, रिलीजन वाइज लड़ाने की, धर्म का आधार बना के ये करके इन्होंने पूरे देश की बेइज्जती कर दी। कोई आदमी छोड़ा नहीं इन्होंने, चंद उसको छोड़ के। और मैं तो कह रहा हूँ दोनों एक दूसरे से आगे हैं। इधर तो आरएसएस खासतौर पर बीजेपी का, या बीजेपी में भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का मिसयूज करी हैं और इनसे बहुत गलत काम कराए हैं इन लोगों ने, और ये अपनी सत्ता में बने रहने के लिए वो गलत काम इन लोगों ने किए हैं। और उधर से ये यूपी का मुख्यमंत्री, ये भी मिसयूज इसका भी हुआ है और ये शिकार हुआ आरएसएस का अपनी सत्ता में बने रहने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उधर से आरएसएस चाहती है कि किसी भी तरह बाई हुक और क्रुक कितना भी षड्यंत्र करो, क्योंकि नाम तो इन्हीं का होगा, मगर पीछे आरएसएस है। वो चाहते हैं किसी भी गंदे से गंदे तरीके से किसी को मार के, किसी को जहर फैला के, रिश्वत दे के, वोट खरीद के, मशीन में गड़बड़ करके कुछ भी करो, सत्ता हासिल करो, क्योंकि हमारी जयंती मनने वाली है अगले साल। उनकी 100 साल की जयंती वो मनाना चाहते हैं। सत्ता के नशे में सत्ता का दुरुपयोग इतना हुआ है, उनकी सारी बिल्डिंगें पक्की होगी। जब उनकी जांच होगी, जब पता चलेगा पैसा आया कहाँ से। अभी तो बहुत राज खुलने हैं। पूरे बीजेपी के जितने दफ्तर पक्के हुए हैं, आरएसएस के जितने बिल्डिंगें बनी हैं और नई नई बिल्डिंगें नई नई जगह खरीदी गई हैं इधर उधर के अरे गहरे नत्थु प्यारों के नाम से, उसका पता चलेगा तो बहुत राज खुलेंगे इस देश में। जो कि कांग्रेस ने तो एजेंडे में शामिल किया कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर जब मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो तब उनको देखते हैं कौन कितने पैसे देगा। कोई भी चवन्नी नहीं देगा। जो मिली है वो देश ने एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो पद देश का पद है,
वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। उस पद को पैसे मिले हैं और वो पद पे जो भी पैसा, उसका हिसाब किताब इस देश की जनता को जानने का अधिकार है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ गया। वो कह रहे हैं जांच कराएंगे, अच्छी बात है, कराएं। तो प्रधानमंत्री के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है, उनके सांसदीय क्षेत्र में किन्नरों ने बगावत कर दी और वो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। हाँ, कोई समाज नहीं बचा जो अपमानित महसूस नहीं कर रहा, जो अपना शोषण महसूस नहीं कर रहा। और इस देश के लोगों को ये लग रहा है कि अब जो सरकार है वो अपनेपन की भावना ख़त्म हो गई देश की, और दिल से ख़त्म हो गए लोग, बीजेपी के लोग। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी के और आरएसएस के सही लोगों में, जो बेचारे किसी अच्छे काम के लिए इन पार्टियों में थे या संगठन में हैं, वो जो सोचते हैं भाई ये हो क्या रहा असली में, बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया है इन लोगों से, बीजेपी से भी और आरएसएस से भी। फ्यूचर में इनको खड़ा होने के लिए बहुत साल लगेंगे। मुझे नहीं लगता फ्यूचर में ये लोग खड़े हो पाएंगे, क्योंकि इनके कुकर्म जो थे, जो उसमें भेष बदल के जो देश के सामने आए थे और जो एजेंडे इन्होंने लागू किए हैं और जिस तरह से देश को तोड़ा है, अंदर से टूटा हुआ है इस वक्त देश। अंदर देश की बहुत उम्मीद थी, वो उम्मीद इन्होंने तोड़ी है, देश को साथ धोखा दिया। और ख़ासतौर पर युवा जो वर्ग है देश का, युवा एक सपना देखता है वसुधैव कुटुंबकम का, पूरे भारत के लोगों को एक परिवार की तरह हर यंग बच्चा देखना चाहता है। वो हर जाति पाति धर्म से ऊपर देखना चाहता है। फिर वो देखता है ये नेता ही बदमाश हैं, ये नेता ही देश को बांटने पे लगे हैं। वो थक जाते हैं बेचारे, ना उनको लीडरशिप में आगे बढ़ने दिया जाता। चाटुकारों को का हाल है पूरा का पूरा। बीजेपी में भी कोई अच्छे लोगों को आगे थोड़ा लाया जाता है। पैसा किसके पास है या पैसे का जुगाड़ कैसे है, बिल्कुल पपेट जो लोग हैं उनको टिकट देने का काम होता है। यस मैन जो होते हैं, इनको तो एमपी भी नहीं बोल पाते। इतना तो अपोजिशन के लोगों में भी नहीं, कोई ना कोई बोल पड़ता है। इनके तो एमपीओ में बोलने की हिम्मत नहीं, कोई बोलता है तो उसका भी इलाज करते हैं। ये सारे के सारा एक तरह से लोकतंत्र का जितना नुकसान इन्होंने किया है या हुआ है देश में, जो कि लोकतंत्र और मजबूत होना था, इन्होंने डिग्रेड हुआ लोकतंत्र, बहुत कमजोर। तानाशाही की बात कर रहे हैं, इसी से एक और सवाल है कि निर्मला सीतारमण के पति जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं परकला प्रभाकर, उन्होंने कहा है कि इस बार अगर चुनाव होता है और मोदी सरकार फिर से आ जाती है तो आगे अब चुनाव नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, उन्होंने तो और भी कहा है कि आगे चुनाव नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और सच्ची बात कही है। कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड पर, कहा था विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। बिल्कुल, और उनकी बात जो सही है वो 100% सही है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। और लोगों पे जिम्मेवारी और खासतौर देश के युवा वर्ग पे जिम्मेवारी है, और ताकि युवा वर्ग, महिला और हर वर्ग, किसान वर्ग की कितनी बेइज्जती की है पूरे देश को, के किसानों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ पूंजीपति हों जो हमें पैसा दें, हम इलेक्शन जीतते रहें और सब कुछ उनको सौंप दें, और बाकी अपोजिशन के पास भी पैसा ना हो, और लोगों को 80-90 करोड़ लोगों को फ्री राशन की गाली दे के और फ्री राशन के नाम पे उनकी आवाज़ बंद करो, लोगों को सक्षम होने ना दो बोलने में। अब जिस आदमी को तुमने इतना गरीब बना दिया और फिर उसको राशन की जरूरत पड़ गई सरकार की, तुम एहसान भी कर रहे हो फोटो लगा लगा के। देश का अनाज है, देश का पैसा है, किसी के बाप का नहीं है। अगर देश में लोगों के पास रोटी खाने के लिए है तो इसका दोष देश को है। कहीं ना कहीं असमानता नीतियों में है, कहीं ना कहीं असमानता खुद सरकारों ने की हुई है। तो ये करके, और ये चाहते हैं आधुनिक वर्णवाद लागू करना चाहते हैं। आधुनिक वर्णवाद क्या है? जिन लोगों को निःशुल्क राशन की जरूरत पड़ती है वो एक तरह से वर्णवादी वही लोग उसमें शामिल हो गए हैं, जिनको ये SC ST माइनॉरिटी या OBC वर्ग के जो लोग हैं वही इसमें निःशुल्क राशन वाले लोगों में है। और इसको ये परमानेंट बाई हुक और क्रुक इस वर्णवाद को बनाए रखना चाहते हैं। ये मानसिकता है RSS की, और बीजेपी उसी इशारे पे काम करती है, उसी इशारे पे पॉलिसी बनाती है। भाड़ में जाए देश, इनको ना डेमोक्रेसी से मतलब है ना इनको देश के संविधान से मतलब है। उसने तो एक और बड़ी बात कही सीतारमण के हस्बैंड ने, कि एक तरह से उसका मतलब ये था इतना फ्रॉड, इतना घटिया, इतना झूठा, इतना मक्कार देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एक उनकी बातों का ये भाव है। एक आपने घोटाले की बात की तो ट्विटर पर एक तस्वीर मिली और इसमें ज़रा देखिए, जो दवाई इलेक्टोरल बॉन्ड का, इसमें कमाल बता रहे हैं कि जो टैबलेट 2020 में 195 रुपये की बेची जा रही थी, वही टैबलेट
सितंबर 2020 में, और वही टैबलेट अक्टूबर 2020 में 350 रुपये का हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद। जो ये देखिए किस तरीके से उसमें फर्क दिखता है। इस पे ये बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कमाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये दवाई का आइवरमेक्टिन डिंजो 12 टेबलेट है। इसमें रेट का कितना फर्क हुआ, 20 में ही सितंबर में ये 195 रुपये में बेची जा रही थी मैक्सिमम MRP पे, और अक्टूबर में ये हो गई 350 में बिकने लगी। यही तो है, रिश्वत दो बीजेपी को। एक नंबर में तो जो रिश्वत है वो मनमाना तरीके से बेचो, और वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में दे दिया। एक नंबर में रिश्वत, और 2 नंबर में रिश्वत है वो कैश में। वो उसका हिसाब किताब ये उसके नेता रखते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इनमें जो बताते हैं लोग कि सारा कुछ हिसाब किताब इस तरह का मिस्टर अमित शाह देखते हैं। वही हैं बॉस, सारे के सारे किंग पिन इस सारे के सारे 2 नंबर के पैसे का जो बीजेपी का है। उसमें चाहे वो अडानी की कंपनियां से जो जनरेट होता है या कहीं और से भी जिस तरह से जो, या और सरकारी सिस्टम में जो पैसा इकट्ठा किया जाता है। 1 नंबर का तो पैसा इसलिए लिया ना, इस 1 नंबर के पैसे से फिर, क्योंकि बीजेपी के ऑफिस बनाने थे, बीजेपी 1 नंबर का भी चाहिए था उसमें, 2 नंबर का भी लगा है, RSS के भी, दोनों। यस यस यस, ये देश के साथ ठगी करवाई है। देश को ठग लो जितना मर्जी, हमारे को कमीशन दे दो, ऐसी तैसी कराए देश, और देश को एक तरह से फाइनेंशियली नंगा कर दिया इन लोगों ने। बड़ा भारी अपराध किया पूरे देश की जनता के साथ। तो आपने समझा, विस्तार से हमने बात की तमाम राज्यों की जो गणनाएं आ रही है वहां पर किस तरीके से बीजेपी के क्या हालात हैं और जनता कितनी जागरूक हो गई है इस वक्त। भले बीजेपी 400 पार के नारे दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में जनता किस तरीके से बीजेपी को ट्रीट कर रही है वो सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। और हमने इस पर विस्तार से बात की। जनता अब जागरूक हो चुकी है। टीवी मीडिया जितना भी प्रचार प्रसार कर ले, 400 पार नारे के बीजेपी के नारे के साथ टीवी प्रचार भी कर ले, लेकिन जनता क्या चाहती है वो भी जानना बेहद जरूरी है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।